Hello, everybody. In this session, we will talk about the physical methods of sterilization and disinfection. In the previous session, we saw about classification and we saw several definitions: what is sterilization, what is disinfection, etc. Let us have a look at the physical methods. Physical methods में सनलाइट है, वो एक नेचुरल मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स होता है. फिर ड्राइंग करने से भी माइक्रोब्स मर जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू ड्राई देम उसका वाटर कंटेंट चला जाता है और वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. सो टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब यू कैन रिमूव द वाटर कंटेंट ऑफ इट्स सेल, देन इट विल डाई बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. फिर सनलाइट, ड्राइंग एंड देन हीट. Then heat, there are two types: dry heat and moist heat. Dry heat means only heat and moist heat means moisture, only vapor and heat together. So both dry heat and moist heat both are used for sterilization and disinfection. Examples of methods for dry heat are flaming, incineration and hot air oven. And examples for moist heat are below 100 degrees Celsius moist heat में pasteurization, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग, स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर, एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस इज ऑटोक्लेव. Then besides that there are filters and radiation and ultrasonic and sonic vibrations which can be used for sterilization. ड्राई हीट में फ्लेमिंग है, तो फ्लेम में बंसन बर्नर की फ्लेम में इनोकुलेटिंग लूप या वायर को रख दो तो वो रेड हॉट हो जाएगा. रेड हॉट हो जाएगा तो मतलब उसमें सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो गए. फिर टेस्ट ट्यूब की एज को भी बर्नर में स्टेरिलाइज करते हैं. फोर्सेप्स का टिप होता है उसको भी करते हैं. फिर हॉट एयर ओवन है, ये ड्राई हीट के मेथड्स चल रहे हैं: फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन और इंसिनरेशन. हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस तक 1 आवर के लिए फॉर एट 160 डिग्री सेल्सियस वी कीप ग्लासवेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड पैराफिन एक्सेट्रा. एंड वो 1 आवर के लिए उसमें 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, उसमें प्रेशर नहीं होगा, टेम्परेचर 160 रहेगा. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अंदर एक फ़ैन होता है, वो फ़ैन जो अंदर गर्म हवा होती है उसको सर्कुलेट करता रहता है, तो पूरे चेम्बर में यूनिफॉर्मली 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहे फॉर 1 आवर. और इतना टाइम रखने के बाद इसमें से जो भी मटेरियल को हम निकालेंगे आफ्टर हॉट एयर ओवन तो वो स्टेरिलाइज हो चुका होगा, उसमें सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, वेदर वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट. ठीक है. सो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 आवर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एयर ओवन. अब टू चेक कि भाई प्रोसेस बराबर हुआ है कि नहीं, वी कैन हैव सेवरल मेथड्स. तो केमिकल मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं फॉर चेकिंग वेदर द प्रोसेस वाज डन प्रॉपरली और नॉट. तो कुछ बैक्टीरिया के स्पोर रख सकते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टेट्रानी स्पोर्स. तो क्लोस्ट्रिडियम टेट्रानी के स्पोर को रखा उसमें हॉट एयर ओवन में, और आफ्टर द प्रोसेस इज डन वो स्पोर में से कुछ वेजिटेटिव बैक्टीरिया निकलना नहीं चाहिए, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड. तो इसका मतलब ये कि वो प्रोसेस बराबर हुआ है. अगर उसमें से बैक्टीरिया आते हैं स्पोर्स में से, इसका मतलब कि प्रोसेस बराबर हुआ नहीं. फिर कुछ केमिकल्स आते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स, तो उसमें कलर चेंज हो जाता है. अगर प्रोसेस बराबर हुआ हॉट एयर ओवन में तो फिर कलर चेंज हो जाएगा इंडिकेटर में, जैसे ब्राउनिश ट्यूब होती है, दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स. सो जैसा चेम्बर होता है उसमें सब सामान अंदर रख देते हैं और एट्स सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जिससे कि सभी चीज़ों के चारों तरफ एयर सर्कुलेट हो सके और 160 डिग्री सेल्सियस का एक्सपोजर सबको हो सके, इसलिए दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. फिर कंट्रोल्स आपने देखा, तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल्स कैन बी यूज फॉर चेकिंग वेदर द प्रोसेस वाज डन अप्रोप्रिएटली और नॉट. फिर इंसिनरेशन करके एक प्रोसेस होता है जिसमें कंटेमिनेटेड क्लोथ्स, एनिमल कैरकासेस, पैथोलॉजिकल मटेरियल, इन्फेक्शियस हॉस्पिटल वेस्ट, वो सब जो इन्फेक्टेड है और जिसको नेचर में वैसे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर उसको डालेंगे तो प्रॉब्लम, अगर वो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस. तो ऐसे सारे मटेरियल जो इन्फेक्टेड है, जिसका कोई एक्चुअल में कोई पर्पज़ नहीं रहता है, बाद में कोई यूज़ नहीं रहता है, वो अगर वैसे ही डालेंगे एनवायरनमेंट में तो फिर वो जगह बहुत ऑक्यूपाई करेगा और वी वोंट हैव स्पेस टू कीप ऑल द थिंग्स.
तो ऐसे मटेरियल को इंसिनरेटर में डाल देते हैं। इंसिनरेटर में डालने से वो ऐश हो जाता है, राख हो जाता है। उसमें 800 टू 1000 डिग्रीज टेम्परेचर होता है। उसमें ये ह्यूज बल्क ऑफ सच वेस्ट इट विल बी रिड्यूस टू एशेस। तो काफ़ी कम जगह में आ गया वो। पहले जो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, इंसिनरेशन करने के बाद बहुत छोटी सी जगह में राख के रूप में वो रहता है, तो स्पेस काफ़ी बच जाती है और फिर उसको अपन डिस्कार्ड करते हैं। तो ऐसे सब बहुत सारे इन्फेक्टेड वेस्ट जो उसको हम इंसिनरेट करके डिस्कार्ड करते हैं। फिर ये स्टरलाइजेशन कंट्रोल्स 3 टाइप के हो सकते हैं, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, फिज़िकल कंट्रोल में टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं और थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं। केमिकल में ब्राउनिश ट्यूब यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में स्पोर्स ऑफ सम बैक्टीरियाज आर यूज लाइक बैसिलस सबटिलिस और क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी। मॉइस्ट हीट में 3 टाइप के हो सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से लो, 100 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में एक एग्जांपल है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में 2 मेथड्स होते हैं, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में 30 मिनट्स तक टेम्परेचर वो होल्ड करके रखते हैं 63 डिग्री सेल्सियस। और फ्लैश मेथड में जस्ट फॉर 20 सेकंड्स 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। अ फ्लैश ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें, और उसमें होल्डिंग 63 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर होता है। और उसके बाद क्विकली कूल डाउन टू 13 डिग्री सेल्सियस करते हैं। ऐसा करने से मिल्क में से मोस्टली सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पाश्चराइज मिल्क इज़ देन सूटेबल फॉर कंजम्पशन, फॉर ड्रिंकिंग। बस एक उसका ड्रॉबैक है कि पाश्चराइज मिल्क में कुछ रेयर नंबर ऑफ पैथोजेंस जैसे कि कॉक्सिएला बर्नेटी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक आध मेथड में, होल्डर मेथड में, वो फ्लैश मेथड में डिस्ट्रॉय होता है, तो वो उसका एक लिमिटेशन है। फिर इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए 3 डेज तक मटेरियल को करते हैं स्टेरिलाइज। उसमें जो सीरम कंटेनिंग और एग कंटेनिंग मीडियास होते हैं वो सब, उन सबको आप 100 डिग्री से ऊपर में नहीं कर सकते प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगा हायर टेम्परेचर पे, या कुछ सीरम प्रोटीन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हायर टेम्परेचर पे। तो ऐसे मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए 80-85 डिग्रीज या 100 डिग्रीज़ के टेम्परेचर्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें इंस्पिरेशन करके एक मेथड है जिसमें 80 टू 85 डिग्रीज़ यूज़ करते हैं, और एक टिंडलाइजेशन करके मेथड है उसमें 100 डिग्रीज़ यूज़ करते हैं। फिर एक वैक्सीन बाथ करके होता है जिसमें 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के एग्जांपल में एक तो बॉइलिंग आएगा, बॉइलिंग वाटर, जैसे रूटीनली घर में वाटर बॉईल करते हैं तो वो टेम्परेचर 100 डिग्रीज होते हैं और उसमें मेजॉरिटी बैक्टीरियाज और वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बॉइलिंग में स्टेरिलाइज हो जाता है। और फिर दूसरा है टिंडलाइजेशन जिसमें शुगर्स और जिलेटिन वगैरह को स्टेरिलाइज करते हैं। तो शुगर्स कैन टॉलरेट अप टू 100 डिग्रीज, उसके ऊपर वो डीजनरेशन हो जाएगा। उसमें टिंडलाइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट्स फॉर 3 डेज। और इससे पहले था इंस्पिरेशन, उसमें 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स ऑन 3 डेज। ठीक है। फिर ऑटोक्लेव का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑटोक्लेव जैसे अपना प्रेशर कुकर होता है जो घर में यूज़ करते हैं वैसा, तो उसमें अंदर स्टीम बनती है और वो पूरी स्टीम ऑक्यूपाई कर लेती है उस चेम्बर को, एयर पूरा डिस्प्लेस हो जाता है और वो स्टीम एट हाई टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस और 15 LBS प्रेशर पे वो स्टीम पूरे चेम्बर में घूमती है 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए एज़ पर रिक्वायरमेंट। और उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के एनवायरनमेंट में माइक्रोब सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इवन स्पोर्स विल गेट डिस्ट्रॉयड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोक्लेविंग। उसमें प्रेशर इज़ 15 LBS, टेम्परेचर इज़ 121 डिग्री सेल्सियस और ड्यूरेशन इज़ 15-20 minutes for some purposes. It can be longer duration like 1 hour for some purposes. This process is called autoclave। और ये प्रेशर कुकर का जो कॉन्सेप्ट होता है वही इसमें यूज़ होता है।
कंट्रोल्स में फिजिकल और केमिकल कंट्रोल्स हैं ऑटोक्लेव के. टेम्परेचर एंड प्रेशर मॉनिटरिंग गॉज, थर्मोकपल्स कैन बी यूज फॉर चेकिंग वेदर ऑटोक्लेव प्रोसेस वाज डन प्रॉपर्ली और नॉट. और केमिकल इंडिकेटर्स लाइक ब्राउनी टेप्स, बोवी डिक टेप्स कैन बी यूज्ड. एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर में बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस स्पोर्स आर यूज्ड. बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर उसमें रखेंगे प्रोसेस में, और प्रोसेस हो जाने के बाद वो स्पोर में से जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, कुछ स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए. अगर कुछ जर्मिनेट हो रहा है तो मतलब प्रोसेस बराबर नहीं हुआ. तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 टाइप के इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. फिर फिल्ट्रेशन है. तो फिल्ट्रेशन में सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर्स कैन बी यूज फॉर फिल्टरिंग लिक्विड्स सॉल्यूशन इन द लेबोरेटरीज. वो फिल्टर में पोर साइज़ होता है कुछ पर्टिकुलर, तो वो पोर साइज़ से छोटे पार्टिकल्स उसमें से पास हो सकते हैं, उससे बड़े साइज़ के पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स. तो जैसे बैक्टीरिया की साइज़ होगी माइक्रोमीटर्स में, तो कुछ उससे छोटे साइज़ के पोर्स होंगे, तो वो लिक्विड में से बैक्टीरिया रुक जाएंगे, वो पास नहीं होंगे. तो यू कैन गेट ए बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम दैट. तो वैसे ही डिफरेंट पोर साइजेस कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग फिल्ट्रेट्स फ्री फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स आर कैंडल फिल्टर्स, बर्कीफील्ड एंड मैंडलर फिल्टर, चेम्बरलेन एंड और डोल्टन फिल्टर्स, एस्बेस्टॉस फिल्टर. एस्बेस्टॉस फिल्टर में सीड्स फिल्टर एक आता है, इट इज़ मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस, और ये उसका फोटोग्राफ है. सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आता है, मेड अप ऑफ फाइनली ग्राउंड ग्लास. फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स आते हैं, उसमें सेलुलोस नाइट्रेट और सेलुलोस एसीटेट होते हैं. उसमें अलग अलग पोर साइज़ के इन सब फिल्टर्स में मेम्ब्रेन्स होते हैं. वो मेम्ब्रेन से पास होकर लिक्विड फ्री फ्रॉम दैट सब्सटेंस हो जाता है, जो उस पोर साइज से बड़ा पार्टिकल होता है उससे फ्री हो जाता है वो लिक्विड. टू सेपरेट वायरसेस, फॉर ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट, ये सब पर्पसेस के लिए फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं इन वैक्सीनेशन एक्सेट्रा. फिर रेडिएशन है. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेस आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स. तो लेबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ करते हैं, लेमिनर एयर फ्लो में, और अल्ट्रावायलेट लैम्प यूज़ करते हैं, उससे माइक्रोब्स सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन 2 टाइप के रेडिएशंस होते हैं. आयोनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेस, एक्स रेस, कॉस्मिक रेस, ये सब होते हैं. उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, हीटअप नहीं होता है सिस्टम, इसलिए उनको बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन. जो भी मेथड्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है वो सबको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में डाल सकते हैं. और यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल डेंटल इक्विपमेंट्स में, प्लास्टिक्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, सिरिंजेस, स्वैब्स, कैथेटर, इन सब के लिए वी कैन यूज़ रेडिएशन. With this we end today's session of physical methods.